हेलो, दिस इज मैंक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड और ये एक एनबीएफसी है। सो ये स्टॉक काफी हद तक इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रखी है। तो इसके बारे में हम तीन तरह से जानेंगे। पहले इसके बिजनेस के बारे में, फिर सेक्टर के बारे में, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुरू करने के पहले ये बता दूं कि जो वीडियो है ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, ये कोई रिकमेंडेशन बाय करने का या सेल करने का नहीं है। तो अगर आपको कुछ अगर बाय करना होता है तो अपनी तरफ से रिसर्च कर लीजिए, या तो आपका अगर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनको कंसल्ट कर लीजिए और फिर आप जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल है उसको दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं मैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएं और हमें भी इंकरेजमेंट मिले कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज ऐसे बना के रेगुलर बेसिस पे ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो मणिपुरम फाइनेंस करता है क्या? मणिपुरम फाइनेंस एक एनबीएफसी है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि ये कंपनी 1949 पे तमिलनाडु त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट जो केरला में है इधर ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इनका फिर बिजनेस चल रहा था। ये कुछ फाउंडर्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद जाकर ये कंपनी 1995 में इन्होंने आईपीओ आईपीओ डाला था। ठीक है। और ठीक है, सो ये रहा 1949 पे इन्होंने स्टार्ट हुआ है और इसके बाद इनकी टोटल ब्रांचेस हैं 4622 टोटल ब्रांचेस हैं, मतलब 4622 ब्रांचेस हैं और टोटल एम्प्लॉयज 27,726 एम्प्लॉयज हैं। तो काफी बड़ी कंपनी है। 28 स्टेट में प्रेजेंट है, यूनियन टेरिटरी मिलाकर। 1992 में ये इनकॉर्पोरेशन हुआ था मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड नाम से। स्टार्ट हुआ था 1949 में और इसके बाद से इन्होंने 1995 में लिस्टिंग भी हो गया इनका आईपीओ के थ्रू मार्केट में। तो ये थोड़ी बड़ी कंपनी के बारे में। बाकी आप डिटेल्स जानना चाहते हैं क्या हुआ था कैसे हुआ था तो आप ये पूरा चीज पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सिंस इट्स एनबीएफसी है, इसके पास क्या है, गोल्ड लोन देती है, ऑनलाइन गोल्ड लोन, एसएमई फाइनेंस, फॉरेक्स एंड मनी ट्रांसफर, व्हीकल लोन, डोर स्टेप गोल्ड लोन, टूर्स एंड ट्रेवल लोन, पर्सनल लोन, मैक्रो होम फाइनेंस लोन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रियल लोन, टीचर्स लोन, हेल्थ केयर लोन, अदर्स लोन, अदर सर्विसेज और टू व्हीलर फाइनेंस। ये बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनके पास सब्सिडीज कंपनीज हैं, टोटल 4 हैं। इसमें से एक मणिपुरम होम फाइनेंस है जो होम फाइनेंस देती है। मणिपुरम इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड है, तो ये कंपनी क्या करती है कि दूसरे कंपनीज के इंश्योरेंस भी बेचती है। तो ये ब्रोकर के हिसाब से काम करती है इस जगह पे। कुछ आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस भी है इनका। ठीक है। तो मणिपुरम फाइनेंस के अंदर उनका एक एनबीएफ एक माइक्रो फाइनेंस भी कंपनी है, जैसे कि हम जैसे इक्विटास हो गया, इस तरह से। इसके बाद इनका एक मणिपुरम कॉम्पटेक एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड है। तो ये जो कंपनी है ये जो है सॉरी, ये एक आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है। इन्हीं का जो मणिपुरम फाइनेंस के अंदर जो सब्सिडरी है उनमें से एक ये है कि ये आपका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, आईटी सोल्यूशन डेवलपमेंट करते हैं। जब तक खुलता है इसको हम देख लेंगे। ठीक है। देखो, ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करती है और ये इस कंपनी का अपना एक कंप्लीट सेक्टर है। इफ आईटी ये कह लें इसको तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम सर्विसेज में चेक करते हैं क्या क्या करती है ये कंपनी, तो ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, वेब एप्लीकेशन बनाती है, ऐप बनाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, वर्कफ्लो सोल्यूशन बना के देती है। तो काफी हद तक एंड टू एंड आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी अगर देखें तो आप 3 सेक्टर में है। एक हो गया आपका कि डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस, सेकंड हो गया आपका माइक्रो फाइनेंस एंड थर्ड हो गया आपका आईटी सॉल्यूशंस। तो ओवरऑल एक काफी स्प्रेड आउट कंपनी है। सो अभी एक चीज और दिखा देता हूँ मैं। अगर प्रोडक्ट में आप देखेंगे, सब्सिडरी में देखेंगे तो एक होम फाइनेंस है जो आपका नॉर्मल होम खरीदने के लिए, फ्लैट्स प्लॉट्स या यूज बिल्डिंग खरीदने के लिए ये आपका होम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। राइट। अब इनका एक प्रोडक्ट है जिसका जो है आपका मणिपुरम, ये हो गया होम फाइनेंस। ठीक है। एक इनका प्रोडक्ट है जो है आपका कहाँ गया ये, माइक्रो होम फाइनेंस। तो माइक्रो होम फाइनेंस क्या होता है कि आप अगर घर का कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको एक रूम बनाना है अलग से, या मान लीजिए आपकी घर की पेंटिंग वगैरह करवानी है, तो उस बेसिस पे भी ये लोन देते हैं। तो ये लोन आपका करीब करीब इसके बारे में ये लिखा गया है, मिनिमम 1 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक देते हैं।
120 महीने के लिए मतलब 10 साल के लिए 14% इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। तो ऐसे करके चीजें हैं। तो ये इनका माइक्रो होम लोन है। और एक अलग से ही है जो ये मनप्पुरम होम फाइनेंस है। इसके अंदर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे आपका रीसेल परचेस हाउसेस हो गया, बैलेंस ट्रांसफर हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, परचेज ऑफ न्यू हाउस हो गया, होम इंप्रूवमेंट लोन हो गया, कंपोजिट लोन हो गया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ होम लोन्स के लिए एक पर्टिकुलर डिफरेंट सब्सिडरी है। और हाउस इंप्रूवमेंट लोन के लिए इनका अपना एक प्रोडक्ट है। ऐप डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इनका एक अलग से आईटी सोल्यूशन कंपनी है। तो काफी स्प्रेड आउट है। ठीक है, ये हो गया कंपनी के बारे में। एनबीएफसी हमें पता है, एनबीएफसी कंपनी काफी हद तक डिमांड में है, क्योंकि जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया है, जो गांव है, छोटे शहर हैं, वो भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। और उनका जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती नहीं है कि उनको फॉर्मल बैंकिंग के थ्रू लोन मिल सके, बड़े बैंक लोन दे सके। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये छोटी छोटी एनबीएफसी को यूज करते हैं और लोन लेते हैं। और ये कंपनी काफी ग्रो कर रही है, क्योंकि वो पॉपुलेशन जो गाँव में था वो स्लोली डेवलप हो रहा है, और ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा है इंडिया में। तो वो मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। इस वजह से जो एनबीएफसी कंपनीज हैं, चेक्विटास कहिए या फिर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कहिए या बंधन को कहिए, तो दीज जो कंपनीज हैं जो एक्चुअली एनबीएफसी फील्ड पे काम कर चुकी हैं, कुछ को बैंकिंग फाइनेंस मिला है, बैंकिंग सॉरी लाइसेंस मिला है, कुछ को नहीं मिला है, बट एंड ऑफ द डे ये करती है एक ही काम है। ये छोटे सेक्टर्स को जहाँ बैंक प्रोवाइड नहीं करती है, फॉर्मल बैंक, वहाँ पर ये कंपनी जाके लोन प्रोवाइड करती हैं। और उन लोगों के जो अपने उनके छोटे छोटे बिजनेस में हेल्प करना हुआ, घर बनाने में, इम्प्रूवमेंट करने में काम हुआ, या कुछ पर्सनल शादी वगैरह कुछ भी होता है, उस तरह के लोन मिलने में उन लोगों को हेल्प होता है इस कंपनीज के थ्रू। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पॉपुलेशन इटसेल्फ बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं, कुछ कर चुकी हैं, कुछ कर रही हैं, और आगे जाके और ज्यादा करेंगी। ये सेक्टर ही एज ए सेक्टर इट्स वेरी ग्रोइंग सेक्टर। कंपनी वाइज बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसका फंडामेंटल्स है। तो एक्चुअली काफी ज्यादा ग्रोथ हो रखा है। मैं बताता हूँ एक करके। मार्केट कैप 12,784 करोड़ का है, 12,784 करोड़। ठीक है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 151 है, बुक वैल्यू 76.2 का है, तो ऑलमोस्ट प्राइस डबल, बुक वैल्यू के डबल पे चल रही है। हाईएस्ट ऑफ 52 वीक्स 187 है, एंड 90.3 का इनका 52 वीक लो था, जो कि ऑब्वियसली लास्ट ईयर पैंडेमिक में हिट हुआ होगा। स्टॉक पी सिर्फ 7 रुपए 7.74 है, जो कि बहुत कम है पीयर ग्रुप में देखा जाए तो। ठीक है, आरओसी 16% है। एनबीएफसी कंपनी आप किसी का उठा के देख लें, अगर आरओसी देखेंगे तो 16 एक वेरी बहुत ही अच्छा आरओसी माना जाता है। आरओई 28.6 है, तो कि वेरी गुड। प्रोमोटर होल्डिंग 35% है, इसके बारे में देख लेंगे बाद नीचे जाके 35% है या नहीं है, हम देख ही लेते हैं ना, उसको नीचे जाके पहले देख ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रमोटर्स का 35% है, एफ आई आई का 39.5% है। प्रमोटर्स ज्यादा तो एफ आई ने ले रखा है, और DIS का 9.15% है। इन दोनों का काफी अच्छा है, और प्रोमोटर्स का 35% है। तो ये छोड़ने के बाद पब्लिक के पास बच जाता है ओनली 16.32%। और देखा जाए तो हाँ, ये पूरा का पूरा रिटेल पब्लिक के पास ही है 16.32%। और बाकी जितने हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, प्रमोटर मिला के और FIS DIS मिला के। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका प्रमोटर होल्डिंग ये हो गया, कुछ प्लेस किया हुआ सिर्फ 0.57% है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसके बाद की डेट इनका 25,000 करोड़ है। तो कि मैंने पहले एक जो वीडियो बनाया था रेपको फाइनेंस का, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स पे छोड़ दूंगा। वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेट कैसे काम करता है एनबीएफसी के लिए या फाइनेंस कंपनीज के लिए। आइडिया ये कि जितना ज्यादा डेट होता है उतना ज्यादा पैसा होता है इनके पास अपने कस्टमर्स को देने के लिए। तो ज्यादा पैसा होता है इनके पास जब देने के लिए, उतना ज्यादा इंटरेस्ट तो कमा सकते हैं उस पैसे पे। तो डेट इक्विटी रेशियो होता है 3.91 जो यहाँ पे दिया हुआ है। एनबीएफसी के केस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये कुछ इग्नोर कर सकते हैं या फिर इसको अच्छा ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेट ज्यादा है तो बेसिकली उनका वॉर चेस्ट ज्यादा है, उनका लोन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 1468 करोड़ की नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाई है एक साल में। अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट के थ्रू। तो अभी मार्च 2018 से अब तक देखा जाए दिसंबर 2020 तक, तो ये कंपनी कंटिन्यूअस एवरी क्वार्टर ग्रो हुई है, एवरी क्वार्टर, पैंडेमिक छोड़ के। पैंडेमिक में भी देखिए, मार्च 2018 में 887 करोड़, 936, 1014, फिर जाके 1081, 1148,
फिर जाके 1191, फिर जाके बढ़ गई 1343, फिर बढ़ी है 1436। मार्च 22 में अच्छा था, 2020 में 1600 करोड़। फिर पैंडेमिक की वजह से गिरा है, पर ऐसा कुछ खास नहीं गिरा, लेस देन 10% से भी कम का रेवेन्यू लॉस हुआ है इस कंपनी को। 1500 करोड़। सितंबर 20 में फिर थोड़ा बेटर हो गया, 1566 करोड़। दिसंबर 2020 में 1644 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि हाईएस्ट एवर है मार्च 2018 क्वार्टर के बाद से। अगर हम नेट प्रॉफिट पे देखें क्वार्टर वाइज पे, तो नेट प्रॉफिट भी हर टाइम पे इनका ग्रो ही हुआ है इस 2 क्वार्टर को छोड़ के। ठीक है, 179, 198, 222, 244, 275, 264, 428, 410, 395, 368, 482। तो अब देखेंगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर इनका सेल्स भी है, और ये कंटिन्यूस ग्रोइंग भी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट लॉस को देखते हैं तो मार्च 2006 से लेके मार्च 2021 तक अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स मानते हैं, तो ये कंपनी का ग्रोथ एक बार आप देख लीजिए, 20 करोड़ से लेके ये उनका रेवेन्यू है, 20 करोड़ था जब 2006 में, और इनका रेवेन्यू अभी हो गया 6327 करोड़। सो 20 करोड़ से 6327 करोड़ तक ये कंपनी ने ग्रो किया है। अभी अगर देखेंगे तो ये आपका 300 गुना ग्रोथ है। अब ये सोच के भी लगता है किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। 300 गुना भी नहीं, 315 गुना का ग्रोथ है। तो अगर कोई कंपनी 15 साल में 315 गुना ग्रो करती है, तो उस कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, उस कंपनी का ग्रोथ कितना अच्छा, वो कंपनी की हॉराइजन, उन कंपनी का प्लानिंग कितना तगड़ा है, हम इसी चीज से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बजाज फिनसर्व से भी ज्यादा तगड़ा ग्रोथ है, और ये शेयर मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत ही ज्यादा। अगर ये डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, तो भी बहुत कम है। ये ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, मुझे नहीं पता क्यों है। और ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है कि अगर कोई कंपनी 15 साल में अपना अमाउंट 20 गुना, 20 गुना भी नहीं हुआ है, कितना होगा, 300 गुना अगर ग्रोथ कर जाती है, उसके बाद भी अगर स्टॉक प्राइस उसका नहीं ग्रो कर रहा है, तो क्या कारण है। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 4 करोड़ से लेके कंपनी ग्रो करते 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 अभी 1651 करोड़ का ग्रोथ हो गया है। तो ये तो मतलब सोच के बाहर हो गया, 400 गुना कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करती है, तो वो कंपनी कितनी ज्यादा अच्छी कंपनी है, और हमने अभी तक खरीदा क्यों नहीं इस कंपनी को। ठीक है, इसके बाद एक कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, काफी कम है डिविडेंड, बहुत ज्यादा नहीं है, पर स्टिल वो डिविडेंड पे कर रही है इतना प्रॉफिट होने के बाद भी। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, रिजर्व की बात करें, तो 11 करोड़ का रिजर्व था 2006 में, इनके पास रिजर्व हो गया 6222 करोड़ का। तो ये मतलब इतना ज्यादा टाइम्स चेंजेस हो रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि कितना गुना इस कंपनी का शेयर बढ़ा है। ये हम बोल नहीं पा रहे हैं जस्ट देख के कि बाकी जो पहले वीडियोस बनाए थे हमने, उसके हिसाब से देखकर बता सकते थे 5 गुना 6 गुना 10 गुना ग्रोथ हुआ है, पर इतना ज्यादा ग्रोथ है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ एक हिसाब करके ग्रोथ कितना बड़ा है। उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रो कर रही है, चाहे वो रिजर्व के रूप पे हो, चाहे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू के रूप पे हो, चाहे आपके क्वार्टर वाइज रेवेन्यू के रूप में हो, हर तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, और मल्टीपल टाइम्स पे ग्रो कर रही है। चाहे नेट प्रॉफिट बोलिए, चाहे वो आप रेवेन्यू बोलिए, चाहे वो आप इनके रिजल्ट बोलिए, हर तरह से कंपनी ग्रो ही कर रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इस कंपनी का आरओई भी काफी अच्छा हो रखा है। अगर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखोगे तो 1 करोड़ से लेकर अब जाके ये कंपनी 6052 करोड़ का कैश इनके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा पैसा है, और बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोथ है, और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इन सबको ये देख के लगता है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो हमने बिजनेस देख लिया, हमने सेक्टर देख लिया, हमने इस कंपनी का करंट फंडामेंटल्स भी देख लिया। ये एक ऐसी कंपनी है जो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म की है। ये आप खरीद लें, एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करके खरीद लें और इसको छोड़ दें, क्योंकि पास्ट फ्यू कंपनी जो हमने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा, जो कंपनी मल्टीबैगर रह चुकी हैं, तो जो कंपनी मल्टीबैगर रह चुकी हैं वो कंपनीज ने ऐसा ही ग्रोथ किया है, और इवेंचुअली 10 साल के बाद का प्राइस ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों ने करोड़ों तक कमाया उस शेयर से। तो ये एक ऐसी कंपनी है मेरे हिसाब से जिसका ग्रोथ काफी अंडर वैल्यूड है, काफी इग्नोर्ड भी है। ठीक है, नहीं पता एक्चुअली नहीं पता क्यों है, पर है। ठीक है, तो जिस दिन भी लोगों को रियलाइज होगा या मार्केट को रियलाइज होगा कि हाँ ऐसी कंपनी है एंड इसकी उसको खरीदा जा सकता है, मे बी बजाज फिनसर्व बहुत ही वेल मार्केटेड कंपनी है,
बट मनप्पुरम फाइनेंस इतना ज़्यादा वेल मार्केटेड नहीं है कंपेयर टू बजाज फिनसर्व। ये मोस्टली नाम से और है भी साउथ इंडियन कंपनी और रीजनल कंपनी लगती है, जिसकी वजह से इसको ग्लोबल फुटेज और नेशनल फुटेज नहीं मिला है। तो जिस टाइम पे इसको नेशनल फुटेज मिलना चालू हो जाएगा, एक हिसाब से मार्केटिंग होना चालू हो जाएगी, तब शायद जाके लोगों को नजर में आए, और तब जाके ये कंपनी ग्रोथ जो चालू करेगी, ये जाके एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो ये कंपनी 10 गुना 20 गुना पैसे कमा के भी लॉन्ग टर्म में दे सकती है, जिससे कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म स्टॉक एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और काफी अच्छे सेक्टर में है, काफी अच्छा फंडामेंटल है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है, और काफी लाइक एवरीथिंग इन दिस शेयर इज गुड। कुछ भी खराब कहने को नहीं है शेयर में, जिसके लिए मेरा पर्सनल इफ यू आस्क मी, मेरा तो डेफिनेटली खरीदने का मन है। ठीक है, और आई सी मैं मंडे को कितना खरीद सकता हूँ, खरीद के आई विल इन्वेस्ट। बाकी आप इन्वेस्ट करने के पहले अपना एक रिसर्च कर लें, फिर जाके ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ इसके बारे में और जान पाएँ। ठीक है, और हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को करवा लीजिए। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे या उसके बारे में आप कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और अगर ऐसा होता है कि बहुत लोग चाहते हैं उसी कंपनी के बारे में, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में एनालिसिस करके कुछ ना कुछ वीडियो अच्छा सा पब्लिश करेंगे इन द कमिंग वीक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।